हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी बड़े घर में करते हैं। औकात से ज्यादा पैसा लगाकर उसे हर सुख सुविधा का सामान देते हैं। लेकिन क्या हो जब बड़े घर से बेटी मायके आए। हाय रे मेरी बेटी, कितनी प्यारी लग रही है शादी के बाद। स्किन पे कितनी ग्लो कर रही है। हाँ तो नहीं करेगी क्या? अरे तुम लोगों की तरफ फुकड़ा नहीं है घर मेरा। सुबह सुबह सब ड्राई फ्रूट्स, जूस, फल ये सब खाते हैं, ना कि बिस्कुट के साथ 10 कप चाय। अरे बेटा, मैंने तेरे आने से पहले ही ये सारा सामान मंगवा लिया था। तुझे दूंगी ना तो सुबह उठेगी तो। जा बेटा, हाथ मुंह धो ले और मैं खाना लगाती हूँ। बेटी को अब मायका अच्छा नहीं लगता। कहा तो ऊंची ऊंची दीवारें, महंगे कालीन, लंबी लंबी कार दरवाजे में, और कहाँ ये सड़े मोहल्ले वाला घर। शाम को पिता ऑफिस से घर आते हैं, बेटी को देखकर खुश हो जाते हैं और उसे जैसे ही गले लगाते हैं, ओ पापा बाहर से आए हैं, कपड़े तो बदलिए। कैसी बदबू आ रही है आपके पास से, जैसे हम लोगों के घर के नौकर चाकर से आती है, दूर। बेटी की बात सुनकर पिता को परेशानी होती है, क्योंकि ये वही बेटी है जो पिता के आने का इंतजार करती थी। वो उसके लिए खाने पीने की चीज लाया करते थे। लेकिन अब क्या हो गया उसे? अब उसे पिता गरीब लगते हैं। अगली सुबह बेटी उठकर ड्राइंग रूम में आती है। बेटा, कैसी नींद आई? पूरी रात आराम से सोई ना? बेटी तो मानो ये सवाल सुनते ही भड़क जाती है। क्या क्या बोली जा रही हो माँ? कैसे नींद आएगी इस घटिया गद्दे में? पता है मेरे कमरे का गद्दा 2 लाख रुपए का है। यहाँ तो पूरी कमर की बैंड बच जाती है। माँ, या तो गद्दा नया लो या मुझे बुलाया मत करो। अरे पर बेटा, यही वो गद्दा है जिसमें तू चैन से सोया करती थी। माँ, सोया करती थी, वो जमाना गया। क्या हूँ वो देखो। अरे मैं परेशान हो रही हूँ इस छोटे से कमरे में। खिड़की भी खुलती है तो गली में। मेरे ससुराल की खिड़की खोलो तो सामने समंदर दिखता है, समंदर, पता भी है। पिता बेटी की बात सुन रहा था। उसे याद आता है कि कैसे कर्जे से उसकी बेटी की शादी उसने बड़े घर में की। माना ससुराल वाले दहेज के लालची नहीं थे, एक पैसा नहीं लिया, लेकिन शादी में बारातियों का अच्छा स्वागत और तोहफे ही देने में पिता की बैंड बज गई थी। क्या सोच रहे हैं पापा? वैसे माँ, मैं क्या कह रही थी कि मैं जब जाऊंगी ना वापस ससुराल तो कुछ अच्छा देना मुझे, और मेरे घर वालों के लिए वो चांदनी चौक वाला सामान ना ले आना, समझी? डिज़ाइनर सामान लाना। अच्छा, मैं कमरे में जा रही हूँ, नौकर को बोलना वही खाना दे देगा। बेटी चली जाती है। पीछे रह जाते हैं माता पिता, जो ये सोच रहे थे कि उन लोगों से गलती क्या हो गई, किस बात की सज़ा उसकी बेटी उन्हें दे रही है। माँ देखती है कि पिता के आंख में आंसू है तो वो गुस्सा हो जाती है। वो पिता को ऑफिस भेजकर ठान लेती है कि बेटी को सबक सिखाकर रहेगी। माँ कमरे में जाती है, हाथ में पानी की बोतल लेकर, और बेटी के कमरे में बैठ जाती है। अरे क्या हो गया माँ, कहाँ है नौकर? देख सिम्मी, हमारे घर नौकर नहीं है, और ये बात नई नहीं है। हमारे घर शुरू से ही नौकर नहीं थे। मैं और तू मिलकर घर का काम करती थी। फिर ये नाटक क्यों कर रही है? ओह, मैं तो भूल गई थी, मेरा मायका बिना नौकर वाला है। क्या माँ, तू नौकर क्यों नहीं रख लेती? मैं नौकर कब कैसे कहाँ रखूँगी बेटा, ये तो मैं भी नहीं जानती। लेकिन तू एक काम कर, तू अपने ससुराल वापस चली जा। वो क्या है ना, तुझे परेशानी हो रही है ना यहाँ पर। बेटी घबरा जाती है। अरे अब क्या करे, 10 दिन बताकर आई है मायके के लिए, जल्दी चली जाएगी तो लोगों को क्या कहेगी। ऊपर से ससुराल से ननद आई हुई है, उससे बचने के लिए ही तो मायके आई थी। माँ, क्या तू भी नाराज हो जाती है? मैं हूं ना, रुक मैं बना कर लाती हूँ चाय। तो इस तरह फिलहाल के लिए बेटी के सर से ससुराल की अमीरी का भूत तो उतर जाता है। और फिर शाम को, अरे सिम्मी, कहाँ रह गई? मैं और तेरे पापा टेबल पर सब्जी लेकर बैठे हैं। कम से कम तू गर्मा गर्म रोटी तो खिला दे। पिता बीवी की ओर देखते हैं कि ये क्या, जो बेटी सुबह तक नौकर का रोना रो रही थी वो रोटी बना रही है। सिम्मी जल्दी से रोटी लेकर आती है, पिता को देती है, फिर माँ को। थोड़ी पतली बेटा, थोड़ी पतली। हम लोग ऐसी मोटी मोटी गरीबों जैसी रोटी नहीं खाते हैं, क्यों जी? बेटी जो कि रौब दिखा रही थी, उसे अब मायके के काम में लग जाना पड़ा था। अगली सुबह, अरे सिम्मी, जल्दी से झाड़ू लगाकर बर्तन कर दे। वो क्या है ना, मैं पोछा लगाकर नहा लूँगी, फिर खाना बना लूँगी। माँ क्या बात कर रही है?
काम वाली तो थी ना तेरे घर में, झाड़ू पोछी वाली, वो कहाँ गई? वो क्या है ना, तुझे देख कर भाग गई। बोल रही थी जब तक दीदी है तब तक मैं भी कुछ दिन रेस्ट कर लूं। अब क्या था, हमारी सिम्मी हाथ में झाड़ू लेकर झाड़ू लगा रही थी कि पति की वीडियो कॉल आ जाती है। हाय रे, इनकी वीडियो कॉल, मैं तो तैयार भी नहीं हूँ, क्या करूँ? सिम्मी फटाफट झाड़ू छोड़कर बिस्तर पर बैठ जाती है और हाथ में सेब पकड़कर पति से कहती है, क्या कर रहे हैं जी, मेरी याद नहीं आ रही है क्या आपको? अरे कुछ नहीं, वो क्या है ना, माँ और दीदी को लेकर ज्वेलरी शॉप गया था। मैंने तुम्हारे लिए ये हीरे की अंगूठी ली है, देखो कैसी है। हाय रे, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मन कर रहा है कि अभी आ जाऊं आपके पास। आ जाऊं क्या? बोलो ना। तभी पीछे से माँ आवाज देती है, सिम्मी, झाड़ू लगा ली कि नहीं? ओहो, तो तुम घर का काम कर रही हो, मैंने डिस्टर्ब कर दिया तुम्हें। चलो कर लो, बाद में बात करता हूँ। अरे बहू तो मायके में झाड़ू भी लगाती है, लेकिन मजाल है ससुराल में नौकर ना आए तो एक कप चाय भी खुद ले ले। रहने दे उसे वहीं, अकल ठिकाने आ जाए तो ले आना। पति फोन रख देता है। सिम्मी को माँ पर गुस्सा आ जाता है। वो माँ के पास जाती है। क्या है माँ, थोड़ी देर शांत नहीं रह सकती थी क्या? क्या हो जाता है तुझे? क्यों इतना ज्यादा बोलती है मेरे ससुराल वालों के सामने? पता है वो लोग क्या बोल रहे थे? हाँ, यही कि तेरे ससुराल में एक दिन नौकर ना आए तो तू एक कप चाय भी नहीं लेती। सिम्मी तेरी सास चाहती तो बड़े घर की अमीर परिवार की लड़की को बहू बनाती, लेकिन क्योंकि तू एक साधारण परिवार से थी, उन्हें लगा कि तू उनके सुख दुख में काम आएगी, समझेगी। लेकिन नहीं, तू तो। सिम्मी को अपनी गलती समझ में आती है। उसे रोना भी आता है कि जिस माँ बाप ने एक एक पैसा जोड़कर उसका भला किया, उसने उन लोगों के साथ क्या किया। माँ मुझे माफ़ कर दे, मैं समझ गई जीवन का क्या मायने होता है। अब तो बैठ, देख मैं कैसे पूरा घर चमका देती हूँ। और हाँ, खाने की भी चिंता मत करियो। माँ बेटी को गले लगा लेती है। शाम को पिता आते हैं तो पहले की ही तरह सिम्मी पिता के गले लगती है, उन्हें खाना देती है। और रात को, क्या बात है बेटा, ये चटाई और तकिया लेकर कहाँ जा रही है? कहीं नहीं पापा, मैं यहीं ज़मीन में आप लोगों के साथ आप लोगों के कमरे में सोऊंगी। वो क्या है ना, 2-4 दिन में चली जाऊंगी फिर। बेटा, लेकिन वो लाखों का गद्दा। वो अलग बात है माँ, लेकिन तुम लोगों के साथ ज़मीन में भी लाखों के गद्दे की ही फीलिंग आती है माँ। कुछ दिन बाद समय आ जाता है जब सिम्मी को ससुराल जाना होता है। माँ के साथ वो एक साधारण सी दुकान में जाकर सबके लिए कुछ न कुछ सामान लेती है। माँ के पैसे ना लगाकर खुद के पैसे लगाती है और हंसी खुशी ससुराल चली जाती है। क्या बात है बेटा, बड़े दिन लगा दिए, घर का काम करना अच्छा लग रहा था। हाँ माँ जी, मैं तो एक साधारण परिवार की ही लड़की हूँ। बस शादी के बाद अचानक इतनी चमक धमक देख ली कि दिमाग खराब हो गया था। लेकिन अब सब ठीक है। माँ आप चाहे तो घर के सारे नौकर हटा सकती हैं, मैं खुद भी काम कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे घर से आई हूँ जहाँ मायके में नौकर नहीं थे, हम खुद काम करते थे। सास बहू को गले लगा लेती है। नहीं नहीं सिम्मी, तू तो रानी है इस घर की। बस हम तो चाहते थे कि जो पैसे तेरे ससुर और पति ने कमाए हैं तू उनका सम्मान करे। तो सुधर गई, इतना ही बहुत है। जा अपनी गृहस्थी संभाल, क्योंकि माय का नौकर नहीं बेटियां संभालती है, और ससुराल भी नौकर नहीं बहुएं देखती हैं। ईशा बहू, तूने मुझे अभी तक चाय नहीं दी। लाई माँ जी। ईशा बहू, मेरा आज का अखबार कहाँ है? लाई पिताजी। ईशा, मेरे कपड़ों पर प्रेस कर दो यार। बस 2 मिनट में कर रही हूँ नीलेश जी। ये है ईशा और उसका ससुराल। ईशा अपनी सास कल्याणी, ससुर सुरेश और पति नीलेश के साथ रहती है। वो अकेले ही सारा घर संभालती है और साथ ही जॉब भी करती है। इस वजह से ईशा के ऊपर दोहरे काम का बोझ होता है। वो दिन भर काम में लगी रहती। कल्याणी की बहू घर में सबका ध्यान रखती है, लेकिन उसका ध्यान कोई नहीं रखता। एक दिन कल्याणी अपनी बहू से कहती है, बहू, तू ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई? जी माँ जी, बस निकल ही रही हूँ। बहू, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, तू धोकर ही चली जाती तो ठीक रहता। माँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं छुट्टी वाले दिन धो दूंगी।
बहू छुट्टी तो 3-4 दिन बाद होगी, तब तक तो और भी ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। एक काम कर, धो कर चली जा। ऑफिस में तुझे कौन सा कोई काम रहता होगा, फ्री ही तो होती होगी ना वहाँ पर। माँ जी ऑफिस में बहुत काम होता है, मैं ऑफिस से आकर कपड़े धो लूँगी। ईशा ये बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाती है और शाम को घर आते ही कपड़े धोने बैठ जाती है। कपड़े धोने के बाद वो किचन की सफाई करती है और बाद में सबके लिए खाना बनाती है। तभी कल्याणी कहती है, क्या कर रही हो बहू? खाना बना रही हूँ माँ जी, बस बन ही गया। तूने बस सब्जी बनाई है, दाल भी बना ले बहू। तुझे पता है ना तेरे ससुर जी को रात में बस दाल ही पसंद है। ईशा अपनी सास की बात सुनकर दाल भी बना देती है। थोड़ी देर बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। ईशा भी अपने कमरे में जा रही होती है कि तभी उसकी सास कहती है, बहू सोने जा रही हो क्या? हाँ माँ जी सोने जा रही हूँ, आपको कुछ काम था क्या? अरे भला मुझे क्या काम होगा तुझसे। मैं तो ये बोल रही थी कि रात को गंदे बर्तन रखे रहना ठीक नहीं है। अरे धो देना सारे बर्तन। सुबह तू सबका नाश्ता बनाएगी तो तुझे ही परेशानी होगी। लेकिन माँ जी मैं थक गई हूँ, अब हिम्मत नहीं है, सुबह जल्दी उठकर धो दूंगी। अरे बहू ऐसे भी क्या हल चला लिया तूने जो तेरे अंदर हिम्मत नहीं है। आजकल की पीढ़ी को जितनी छूट मिली है उतना ही तुम लोगों से काम नहीं होता। हमारे ज़माने में कोई भी सुख सुविधा नहीं थी, फिर भी हम हाथ से ही घर का सारा काम करते थे। लेकिन माँ जी अरे छोड़ बहू तू, लेकिन वैकिन ससुराल में रहने का और काम करने का सलीका होता है। पर लगता है तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं तुझे। कल्याणी ने ईशा को खूब सुनाया। उसके बाद ईशा को बर्तन धोकर ही सोना पड़ा। ऐसे ही कल्याणी अपनी बहू से बहुत काम करवाती थी। एक दिन ईशा के ऑफिस की छुट्टी थी तो कल्याणी ने उससे कहा, बहू आज तो तेरी छुट्टी है, तो क्या करने का इरादा है? माँ जी कई महीने हो गए नीलेश जी और मैं कहीं बाहर घूमने नहीं गए, तो उनके साथ बाहर घूमने जाऊंगी। बहू जिस दिन भी तेरी छुट्टी होती है तू सैर सपाटे के बारे में ही सोचने लग जाती है। घर इतना गंदा पड़ा है, चारों तरफ जाले लगे हैं। थोड़ा घर की साफ सफाई के बारे में भी सोच लिया कर। अगर अचानक कोई मेहमान आ गया तो क्या करेगी? लेकिन माँ जी मैंने अभी 2 दिन पहले ही तो सारे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की है। बहू काम का तो बड़ा हिसाब किताब रखती है तू। कल ये काम किया था, आज वो काम किया है। हमने कभी तुम्हारी तरह नहीं किया। अगर हम ऐसा करते ना तो हमारी सास तो हमें धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती। सारे घर का काम अकेले करती थी मैं, अकेले। मजाल है जो कभी अपने सास के आगे कुछ बोला हो। कल्याणी ईशा को फिर से सुनाने लगती है। अब ईशा दोबारा से घर के कामों में लग जाती है। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और ईशा को ऐसे ही अपनी सास की बातें सुननी पड़ती है। वो हर रोज़ काम करते थक जाती। एक दिन उसने कहा, माँ जी मैं घर का काम करते करते थक जाती हूँ। सुबह घर का काम करती हूँ, फिर ऑफिस जाती हूँ, फिर ऑफिस से आकर घर के कामों में लग जाती हूँ। लो जी लो, ये महारानी थक जाती है। आजकल की लड़कियां छुई मुई सी हो गई है। बहुत जैसे ढंग से तुम काम कर रही हो ना, हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। माँ मैं सारे घर का काम करती हूँ, थक जाती हूँ, फिर भी आप मुझे बातें सुनाती हो। हाय 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 बहू, ऊपर वाले से डर। अरे क्यों झूठ बोल रही है? मैंने तुझे क्या बातें सुना दी? अरे मेरे जैसी सास तो ढूंढने से नहीं मिलेगी। सही कहा माँ जी, आपकी जैसी सास ढूंढने से नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी जैसी सास को कोई ढूंढे ही क्यों? बहू कुछ कहा क्या तूने? नहीं नहीं माँ जी, लगता है मेरा फ़ोन आ रहा है। ईशा अपना फ़ोन लेकर बाहर चली जाती है। वो फ़ोन उठाती है तो फ़ोन उसकी माँ का होता है। ईशा सारी बात अपनी माँ को बता देती है। बात सुनने के बाद उसकी माँ कहती है, बेटी थक जाती है तो कुछ हेल्दी खाना खाया कर, और ससुराल में तो काम करना ही पड़ेगा। बुढ़ापे में तेरे होते हुए तेरी सास काम करे ये अच्छा थोड़ी ना लगेगा। बेटा तूने मुझे भी तो देखा है, जब तुम सब छोटे थे तो मैं भी तो अकेले घर का सारा काम करती थी ना। ईशा को ये सुनकर बहुत दुख होता है कि उसकी माँ भी उसकी परेशानी नहीं समझती है। अगले दिन ईशा ऑफिस जाती है तो बहुत परेशान होती है। तभी उसके ऑफिस में काम करने वाली उसकी सहेली रुचि उससे कहती है, क्या हुआ ईशा, परेशान लग रही हो? क्या बताऊँ रुचि, सारे घर का काम मैं अकेले ही करती हूँ, साथ साथ जॉब भी करती हूँ।
घर जाकर बहुत थक जाती हूँ। ऊपर से सास बातें सुनाती है। ये सारी बातें तो छोड़, मेरी सगी माँ भी मेरी परेशानी नहीं समझ रही है। अरे तो तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? कोई नौकर रख लेना घर पर। मैंने भी नौकर रखा हुआ है। तू इतना कमाती है, अपनी कमाई से तू आराम से नौकर की सैलरी भी निकाल सकती है। अच्छा, तो तेरा नौकर क्या क्या करता है? देख, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और बर्तन तो वही करता है। साथ साथ बाहर का सामान लाता है और खाना बनवाने में भी मदद करता है। कब घर का काम हो जाता है पता ही नहीं चलता, और मैं अपने खुद के लिए भी समय निकाल लेती हूँ। हाँ यार, बात तो ठीक कह रही है। चल आज ही मैं अपनी सास से बात करती हूँ। ईशा शाम को घर आती है और अपनी सास से नौकर के बारे में कहती है। कल्याणी ये सुनते ही बोलने लगी। अरे बहू, कैसी बात कर रही हो तुम? इतने साल हो गए, पीढ़ियों से हमारे खानदान में कोई नौकर नहीं रहा। घर का काम घर की बहुएं ही करती आई हैं। और आजकल के नौकरों का क्या भरोसा, कहीं कुछ चुरा कर भाग गया तो? आजकल वैसे भी किसी पराये आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस तरह कल्याणी ने नौकरों की लंबी चौड़ी बुराइयों की लिस्ट ईशा को सुना दी। बेचारी बहू अपना सा मुंह लेकर रह गई। कुछ दिन बाद उनके घर में उसकी सास का भाई बलदेव आया। वो ईशा को इस तरह से घर का काम करते देख परेशान हो गया और उससे कहने लगा। बहू, जब से मैं आया हूँ देख रहा हूँ कि तुम दिन भर काम में लगी रहती हो। पैसे कमाने के लिए बाहर जॉब करती हो और आते ही घर के कामों में लग जाती हो। तुम थकती नहीं हो क्या? मामा जी, बहुत थक जाती हूँ, लेकिन इस घर में कोई मेरी परेशानी नहीं समझता। मैंने नौकर रखने के लिए भी बोला तो माँ जी ने मना कर दिया। लेकिन बहू, इस तरह से काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। काम के चक्कर में अपनी सेहत के साथ तो समझौता मत करो। मैं तो बोल बोल कर थक गई हूँ मामा जी। अगर आपके पास कोई रास्ता है तो बताओ मुझे। मेरे पास इस बीमारी का इलाज है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारी सास की अकल कैसे ठिकाने लगानी है। अब बलदेव ईशा का साथ देने का फैसला करता है और तुरंत अपनी बहन की सास मधुमती को फ़ोन करके बुला लेते हैं और अपनी बहन से कहते हैं। कल्याणी, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? जल्दी बताओ भाई, मेरे तो कान तरस गए हैं खुशखबरी सुनने के लिए। सोचा था बेटे की शादी करूंगी तो बहू खुशखबरी देगी, लेकिन बहू को ऑफिस से फुर्सत मिले तभी तो वो इस घर की जिम्मेदारी को समझे ना। अरे कल्याणी, बहू के अलावा तुम्हारे पास और कोई बात नहीं है क्या? मैं तो बस ये बता रहा था कि तुम्हारी सास आ रही है। मेरी बात हुई थी उनसे, और पता है वो तुम्हारे पास थोड़े दिन रुक कर जाएगी। क्या? माँ जी आ रही है? इतनी मनहूस खबर कितना खुश होकर सुना रहा है बेवकूफ़। माँ जी तो वैसे भी मुझे काम चोर समझती हैं, हर काम के लिए टोकती हैं। अब क्या करूँ मैं? कल्याणी, क्या हुआ? माँ जी का नाम सुनते ही तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदल गया? तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत खुश हूँ मैं। हाँ? वैसे एक बात तो बता भाई, कब तक रहेगी माँ जी यहाँ पर? कोई दिन तारीख बताई है या नहीं? कल्याणी की बात सुनकर उसका भाई मन ही मन हंसने लगा। अगले दिन कल्याणी की माँ घर पर आ जाती है। कल्याणी अपनी माँ को देखकर ज़्यादा खुश तो नहीं होती, लेकिन फिर भी वो फीकी सी मुस्कान के साथ बोलती है। कैसी हो माँ जी? मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? तू तो कभी फ़ोन भी नहीं करती मुझे। वो तो तेरे भाई ने मुझे बुला लिया, नहीं तो तू मुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाना चाहती है। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बहुत याद आती है आपकी। अब रहने दे, मुझे पता है तुझे मेरी याद कब आती है। चल अब जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला। कल्याणी ईशा को चाय बनाने के लिए भेज देती है। जब मधुमती ईशा के हाथ की चाय पीती है तो वो चाय मुंह से निकालते हुए कहती है। कल्याणी, तेरी बहू ने ये क्या बनाकर पिला दिया? इसे चाय कहते हैं? जा तू मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर ला। माँ जी, मैं बना कर लाऊं? क्यों बनाकर नहीं ला सकती हैं? और अदरक ज़रूर डाल दियो। कल्याणी ने अपनी माँ के लिए चाय बनाई। इसी तरह से ईशा शाम को ऑफिस से आई तो उसने रोज़ की तरह सबके लिए खाना बनाया। मधुमती ने जैसे ही खाना खाया तो वो बोलने लगी। ईशा बहू, ये क्या बनाया है तूने? खाना कोई ऐसे बनाते हैं? इतना बेकार खाना मैं नहीं खा सकती।
अरे तुझे खाना बनाना सीखना है तो मेरी कल्याणी से सीख, उसके जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। कल्याणी, अब से तू खाना बनाएगी। तुझे पता है ना, मुझे बहुत कम लोगों के हाथ का खाना पसंद आता है। ये सुनते ही कल्याणी ऐसे चुप हो जाती है मानो उसे सांप सूंघ गया हो, लेकिन वो मधुमती की बात टाल भी तो नहीं सकती थी, इसलिए वो खाना बनाना शुरू कर देती है। इसी तरह से एक दिन ईशा कपड़े धो रही थी कि तभी वहाँ पर मधुमती आ गई और कल्याणी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगी। कल्याणी, कल्याणी। हाँ माँ जी, आपने बुलाया क्या? ये देख तेरी बहू ने कैसे कपड़े धोए हैं। अरे वो जॉब करती है, सारे घर के काम अकेले करती है, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में उल्टे सीधे कपड़े धो रही है, हैं? ईशा, जा तू अपने कमरे में, इतने गंदे कपड़े मैं नहीं पहन सकती। ईशा अपने कमरे में चली जाती है। तब कल्याणी कहती है, ये क्या माँ जी, आपने ईशा को क्यों भेज दिया? अब ये कपड़े कौन धोएगा? तू धोएगी, और कौन धोएगा? लेकिन माँ जी, मैं कैसे? जैसे धोती थी वैसे ही। अरे जब ईशा नहीं थी इस घर में तब तू ही तो धोती थी ना। चल शाबाश बेटा, जल्दी से धो ले। हाँ, अरे एकदम साफ सुथरे धोना। मधुमती उससे काम देखकर चली जाती है। कल्याणी बेमन से कपड़े धोने में लग जाती है। ऐसे ही एक दिन मधुमती सुबह सुबह किचन में गई तो ईशा बर्तन धो रही थी। ईशा, तुझे ऑफिस नहीं जाना क्या? जाना है ना दादी जी। तो तू बर्तन क्यों धो रही है? जाकर तैयार हो जा। दादी जी, मैं बर्तन नहीं धोऊंगी तो कौन धोएगा? अभी बताती हूँ कौन धोएगा। मधुमती कल्याणी को आवाज़ लगाती है। कल्याणी, कल्याणी। क्या हुआ माँ जी, आप सुबह सुबह क्यों आवाज़ लगा रही हो? देख देख तेरी बहू कैसे बर्तन धो रही है। ना तो साबुन ही सही से लगा रही है, ना ही पानी से ठीक से धो रही है। ईशा बहू, क्यों कोई काम ढंग से नहीं करती? अरे तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया है या नहीं? इसकी माँ ने तो उसे कुछ नहीं सिखाया, पर मैंने तो तुझे बहुत कुछ सिखाया है ना। चल अब ये सारे बर्तन धो, और आज के बाद तू ही सारे बर्तन धोएगी। लेकिन माँ जी, मैं क्यों बर्तन धोऊं? क्यों नहीं धोएगी तू ये बर्तन? अरे तेरे घर का काम है, तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? और हाँ, बर्तन धोने के बाद घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर देना। सारे घर में जाले लटक रहे हैं। ईशा, तुम जाओ ऑफिस के लिए, देर हो रही है ना। कल्याणी ऐसा ही करती है। वो सारे घर के जाले हटा देती है, लेकिन पंखा साफ करते हुए वो बहुत ज़ोर से गिर जाती है। उसे चोट लग जाती है। हाय राम, गई मैं तो। कोई है क्या? मेरी मदद करो। कल्याणी की आवाज़ सुनकर सभी उसके पास जाकर उसे उठाते हैं, उसे कमरे में लेकर आते हैं। कल्याणी की कमर में काफ़ी चोट लग जाती है। वो झुंझला कर बोलती है, हाय, इतनी जोर से चोट लगी है। अरे पता नहीं था कि बुढ़ापे में भी शांति नहीं मिलेगी। अरे ये माँ जी मुझे जिंदा नहीं रहने देगी, मार ही डालेगी। ये सुनकर कल्याणी की सास उसे कहती है, कल्याणी, तू भी तो अपनी बहू को मार रही है, और क्या ताने देती थी अपनी बहू को, हैं? कि अपनी जवानी में तूने सारा काम अकेले किया है, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। लेकिन ये बता, तो कमाने के लिए जाती थी क्या? तब इतना बड़ा घर था क्या? इतनी ज़्यादा ज़रूरतें थी क्या? नहीं ना। तो क्यों अपनी बहू के सामने अपनी तारीफों के पुल बांधती हो? कल्याणी, माँ जी ठीक कह रही हैं। तुम अपने अहम में इतनी अंधी हो गई हो कि अपनी बहू पर अत्याचार करने लगी हो। अरे मैंने कब अत्याचार किए? तू मेरा भाई होकर मेरे खिलाफ बोल रहा है। चुप कर, मुझे सब पता है। अपनी बहू को गुलामों की तरह रखती है, शर्म आनी चाहिए तुझे। अरे समय के साथ हर चीज़ बदलती है।
तेरी बहू इतनी मेहनत करती है, घर के काम के साथ साथ ऑफिस का भी काम करती है। तुझे तो हर चीज़ में इसकी मदद करनी चाहिए। इस तरह मधुमती लगातार कल्याणी को बातें सुना रही है और कल्याणी उसकी बातें चुपचाप सुन रही है। तुझसे एक नौकर नहीं रखा जा रहा। अरे मैं तो कहती हूँ एक नौकर घर में आ जाएगा तो घर का काम आसान हो जाएगा, बहू की थोड़ी मदद हो जाएगी, तो इसमें हर्जी क्या है? पर इसमें भी तू झुकने के लिए तैयार नहीं है। कल्याणी, तुझे खुश होना चाहिए कि इतनी काबिल लड़की मिली है तुझे, जिसने तुम्हारे घर को इतनी अच्छी तरह से संभाल रखा है। इसके बदले तुम इसकी थोड़ी तारीफ कर दोगी या थैंक यू बोल दोगी तो तुम्हारा कुछ घट नहीं जाएगा। बस प्यार की भूखी होती है बहू, वो भी तुम्हारे घर में इसे नहीं मिल रहा। सब अपने अपने में लगे हुए हैं। मधुमती की बात सुनकर सभी को इस बात का एहसास हुआ कि वो सब सच में ईशा के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहे थे। जब मधुमती चुप हो जाती है तो सुरेश बोलता है, आप सही कह रहे हो, हमने सच में बहू के साथ नौकरों की तरह बर्ताव किया। ईशा, हम माफ़ी के काबिल तो नहीं, लेकिन फिर भी हमें माफ़ कर दो। नहीं नहीं पापा जी, माफ़ी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ईशा, मुझे भी माफ़ कर दो यार। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम जॉब के साथ साथ घर संभाल रही हो। उसके बाद भी मैं तुम पर हुक्म चलाता था। कभी लगा ही नहीं कि तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है। मुझे भी तुम्हारा हाथ बटाना चाहिए। ईशा, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरे घर को अपना घर समझने के लिए थैंक्स। आप लोगों ने इस तरह से बोल बोल कर मुझे इमोशनल कर दिया। इस तरह माँ जी ने कल्याणी को सबक सिखाया और ईशा की मदद की। अब ईशा घर के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। उसने जल्दी एक नौकर रख लिया और अपने करियर पर ध्यान देने लगी।